कहा गया है एज अर्ली एज 3000 BC an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day dash Asia। ठीक है, तो आपको बताना है कि 3000 BC की बात पूछी आ रही है, तो एक कोस्टल ट्रेड लिंक चलता था किसके किसके बीच में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा भारत है मेनली, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर चलता था, और किसके बीच में चलता था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन और किसके बीच में ये जो ट्रेड लिंक चलती थी वो किसके किसके बीच में चलती थी, तो वेस्ट एशिया के बीच में चलती थी। अब वेस्ट एशिया अगर आप देखेंगे तो जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, ये वाली जो जगह है ये वेस्ट एशिया में आती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे फॉर मोर देन मिलीनियम। ठीक है, तो ए मतलब मिलीनियम के बारे में बात करी गई। मिलीनियम का मतलब क्या होता है, तो मिलेनियम मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं 1000 साल, तो 1000 साल तक काउरीज जो है, ठीक है, हिंदी काउडी या शीशल्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो काउरीज जो थी वो किस फॉर्म में यूज करी आती थी, ठीक है, फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया जो काउरीज थी, ठीक है, वो यूज करी आती थी किस फॉर्म में, तो वो करेंसीज हुआ करती थी। ठीक है, और वो मेनली करती क्या थी, मतलब उन करेंसीज का काम क्या होता था, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो इसी काउरीज के थ्रू ही होता था। ठीक है, कहाँ कहाँ होता था, तो मालदीव्स हो गया, चाइना हो गया और ईस्ट अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पर मेनली हम लोग का ट्रेड वेड हुआ करता था। नेक्स्ट पे आते हैं, द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्ट बाउंड डैश सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। तो देखिए सिल्क रूट नाम से पता चल रहा है यहाँ पर क्या होता था, चाइना में सिल्क का स्टार्टिंग हुई, इंट्रोडक्शन चाइना में हुआ सिल्क का। तो अब क्या करता था, चाइना एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, तो एक सिल्क रूट बना दी गई थी, तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई है कि सिल्क रूट किससे रिलेटेड है मेनली, तो सिल्क रूट अगर आप देखेंगे तो चाइनीज सिल्क जो था, ठीक है, वो मतलब इस सिल्क रूट के थ्रू कार्गोज, मतलब कार्गो मतलब हो गया शिप के थ्रू जो सिल्क होता था वो इसी सिल्क रूट के थ्रू चाइना से दूसरी कंट्रीज तक जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम डैश इंडिया। अब देखिए बुद्धिज्म जो है आपको पता होगा बहुत पहले ही भारत में इमर्ज हो गया था। मेनली जो लॉर्ड बुद्धा है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहाँ पर ही एक नया एक कह सकते हैं कि सेक्ट स्टार्ट हुआ जिसको बुद्धिज्म कहा गया। ठीक है, तो इमर्ज कहाँ पर हुआ है इंडिया में, तो ये इमर्ज अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कहाँ पर इमर्ज हुआ ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ है। मेनली अगर आप देखेंगे तो बोध गया में, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, इसीलिए हम लोग इसको ईस्टर्न इंडिया कह सकते हैं। बोध गया कहाँ पर है, बिहार में है। फिर बाद में ये अलग अलग डायरेक्शंस तक स्प्रेड हुआ, मतलब पूरे भारत में तो स्प्रेड हुआ ही हुआ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कई सारी कंट्रीज है, जैसे चाइना हो गई, जापान हो गई, तो यहाँ सब भी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया भी है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। नेक्स्ट में आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम डैश टू बिकम स्पैगेटी। अब देखिए अगर यहाँ पर बात कर जाए नूडल्स की, तो नूडल्स कहाँ से, मतलब इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये मेनली यहाँ पर पूछा गया, सबको पता होगा। इनकी ओरिजिन हुई है चाइना से, और फिर चाइना से ये अलग अलग जगह पर ट्रेवल किए, मतलब अलग अलग जगह पर इनका प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करी गई, तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकेम नोन एज। तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। याद रखिएगा इस चीज को कि इन्होंने जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया था। मेनली ये लोग क्या कर रहे थे कि इंडिया को डिस्कवर कर रहे थे। इंडिया को डिस्कवर करते करते इनको एक नया कॉन्टिनेंट मिल गया था, और वो कॉन्टिनेंट क्या था, अमेरिका था। ठीक है, और यहाँ पर जो मतलब लोग पाए गए क्रिस्टोफर कोलंबस को, उनका नाम इन्होंने क्या रख दिया था, रेड इंडियंस रख दिया था। ठीक है, तो रेड इंडियंस, उनको लगा इंडिया है तो यहाँ पर क्योंकि लाल कलर के लोग थे तो नाम क्या रख दिया, रेड इंडियंस नाम रख दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में कहा गया यूरोप्स पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल डैश। देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि यूरोप के जो बहुत गरीब लोग हुआ करते थे, उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। ठीक है, अच्छी चीज़ें मतलब बेटर चीज़ें खाने लग गए थे। किसके इंट्रोडक्शन से ऐसा हो पाया, तो पोटैटो के इंट्रोडक्शन से ये चीज़ हो पाई थी। इसका मतलब पोटैटो जो है ये भी बहुत हिस्टोरिकल है, मतलब ये जो मतलब पोटैटो जो आलू होता है बहुत हिस्टोरिकल है। ठीक है, इसका जब इंट्रोडक्शन हुआ तो लोगों की जो भुखमरी थी वो बहुत एक हाई लिमिट तक ये खत्म हो गई थी। पहले बहुत लोग भुखमरी से ही मर जाया करते थे क्योंकि सब्जी वब्जी उगाना कठिन होता था, लेकिन पोटैटो आने पर
इसको उगाना भी आसान होता है, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं होती और कम सस्ते में भी मिल जाता था। इसलिए क्या हुआ कि पोटैटो की इंट्रोडक्शन से जो भुखमरी थी यूरोप की वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया डैश पुअरेस्ट पीजेंट्स। अब देखिए एक कंट्री की बात हो रही है जहाँ के पुअरेस्ट जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो इतने ज्यादा पोटैटो पे डिपेंडेंट हो गए थे व्हेन द डिजीज, कि जब एक डिजीज आई जिसने पोटैटो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया मिड 1840s में, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग स्टारवेशन से ही मर गए। ठीक है, क्योंकि देखिए आदत पड़ चुकी थी केवल पोटैटो की और पोटैटो ही ज्यादा उगाया जा रहा था, लेकिन जब पोटैटो क्रॉप में कुछ डिजीज आई तो सारा पोटैटो क्रॉप नष्ट हो गया। तो क्या हो गया, लोगों को कुछ खाने को नहीं मिला और वो स्टारवेशन से मर गए। ठीक है, तो मेनली अगर आप देखेंगे किस कंट्री की बात हो रही है तो आयरलैंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको। तो देखिए यहाँ पर मेनली प्रीशियस मेटल की बात हो रही है। प्रीशियस मेटल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिल्वर की बात हो रही है मेनली। ठीक है, ऑल्सो इनहैज, अब देखिए सिल्वर अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ से निकाला आ रहा था, तो पेरू से और मेक्सिको से। ठीक है, मेनली अगर आप देखेंगे अमेरिका में ही है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। नीचे आप देखेंगे साउथ अमेरिका में दोनों कंट्रीज पड़ती हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, यूरोप की वेल्थ को एनहांस कर दिया, क्योंकि देखिए यूरोप वाले क्या थे, पहले अमेरिका पे कब्जा किसका था, यूरोपियंस का था। तो वो क्या करते थे, यहाँ से मैक्सिको से और पेरू से जो भी प्रीशियस मेटल्स होते थे वो खोद के लिए चले आते थे और वहां पर जाके उसका रिफाइनिंग और मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन कर लेते थे अच्छे से। ठीक है, तो इस वजह से उनकी जो वेल्थ थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो गई। और इसी, अब क्योंकि आपको पता होगा भारत में अगर आप देखेंगे उस जिस समय की बात हो रही है उस समय भारत में मतलब बहुत अच्छी एग्रीकल्चर हुआ करती थी, जो एग्रीकल्चर कहीं नहीं होती थी। तो इसी सिल्वर की मतलब इसी सिल्वर करेंसी से, इसी सिल्वर से ही क्या करते थे वो लोग, एशिया से ट्रेड करते थे। एशिया से ट्रेड मतलब मेनली चाइना से और इंडिया से लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे सिल्वर से। मतलब हम लोग के पास सिल्वर और गोल्ड आता था तो हम इनको राशन देते थे। सोचिए इस तरीके का पहले भारत था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने भारत बिल्कुल कबाड़ कर दिया। ठीक है, तो बात जो कही गई बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और इसीलिए भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा भी जाता था, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सोना इसी वजह से पाया जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, एल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ डैश। तो एल डोराडो जो है एक फेमस सिटी है। ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है ये, तो गोल्ड के लिए, गोल्ड माइंस है यहाँ पर, तो गोल्ड के लिए फेमस है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने केजीएफ देखी होगी तो केजीएफ पिक्चर में भी एल डोराडो का नाम लिया गया है। ठीक है, तो एल डोराडो याद रखिएगा, कोई और जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गोल्ड बहुत ज्यादा पाया जाता था। ठीक है, तो केजीएफ जो है कोलार गोल्ड फील्ड्स, उसको इसी एल डोराडो से ही कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, पहला असर्शन दिया है फिर रीजन दिया है। असर्शन में कहा गया मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कनकरर्स वर नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल। देखिए पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे जो स्पेन के कनकरर्स होते थे उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होता था वो आज का वेपन जैसे बंदूक हो गई, चाकू हो गई, ये सब नहीं होता था। तो क्या होता था उसके बारे में देखिए रीजन में दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। रीजन में दिया गया इट वाज दी जर्म्स। क्या होते थे, जर्म्स होते थे। जर्म्स मतलब बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इन लोग के पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो क्या करते थे, ये लोग जर्म्स को बनाते थे। ठीक है, स्मॉल पॉक्स किसी इंसान में डालते थे और उनके पास तो एक तरीके से एंटीडोट होता ही था। तो बाद में उस इंसान को क्या करते थे, दूसरी जगह भेज देते थे जहां पर इनको ये फैलानी होती थी डिजीज, वहां पर वो भेज देते थे। ठीक है, और जब उसको भेज देते थे इंसान को, तो वो एक इंसान को जब फैलाता था तो धीरे धीरे करके बहुत सारी पॉपुलेशन उसमें संक्रमित हो जाती थी। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में भी यही कहा गया कि जो कोरोना है वो एक लैब से निकला है। ठीक है, अब सोचिए कोरोना जब लैब से निकला तो अचानक से बहुत सारे लोग तो हो नहीं गया होगा, हुआ किसको होगा, एक इंसान को। अब क्योंकि हम लोग का जो वर्ल्ड है ग्लोबल वर्ल्ड है, एक दूसरे से हर एक इंसान कनेक्टेड है। ठीक है, आपने देखा होगा इंटरनेशनल ट्रेड होते रहते हैं, इंटरनेशनल लोग भारत आते रहते हैं, भारत के लोग बाहर जाते रहते हैं। तो क्या हुआ, इसी तरीके से कोरोना धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, तो ग्लोबल वर्ल्ड का ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी है, जो बहुत पहले देख लिया गया था। कब, जब स्पेनिश ये काम करते थे, स्पेन के लोग जब ये काम करा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जर्म्स होता था, तो जब भी किसी कंट्री को इनको डिग्रेड करना होता था तो जर्म्स छोड़ देते एक पर्सन में, वो जैसे स्मॉल पॉक्स है जिसको चेचक कह सकते हैं, छोड़ दिया जाता था और वो
पर्सन के थ्रू दूसरी जगह पहुंच जाता था और उस पर्सन को जब वापस बुलाते थे तो उसको ये एंटीडोट दे देते थे जो इनका नागरिक होता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए इनको कोई आज के वेपन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, राफेल की जरूरत नहीं पड़ती थी तब स्पेन को, अब जरूर पड़ती होगी, लेकिन तब नहीं जरूरत पड़ती थी राफेल की और जितने भी फाइटर जेट्स हैं ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी, न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा न्यूक्लियर वेपन इनके पास बहुत पहले ही दिमाग इन लोगों ने लगा लिया था। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो इसका आप आंसर ऐसे कहेंगे, असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। नेक्स्ट में कहा गया वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। तो देखिए जो भी एस्टैब्लिश्ड बिलीफ हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको जो एक्सेप्ट नहीं करता उसको क्या कहा जाता है, तो एथीस्ट नहीं कहते। एथीस्ट तो वो होता है जो भगवान को ना माने। ठीक है, क्लर्जी क्या क्लास क्या होती है, तो क्लर्जी वो होते हैं जो मेनली प्रीस्ट होते हैं। यहाँ पर डिसेंटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ और प्रैक्टिसेस को नहीं मानता है, जो रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने को, उसको डिसेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट में आते हैं 13 क्वेश्चन में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला दिया गया अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। अब देखिए 19th सेंचुरी की बात अगर करी जाए तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ज़्यादा भुखमरी थी। कहाँ पर, यूरोप में। देखिए भारत को इस चीज़ से हमेशा जुड़ा जाता है, गरीबी और भुखमरी से, लेकिन भारत ऐसा नहीं था। भारत ऐसा हुआ है केवल और केवल अंग्रेजों के आने के बाद। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले अगर आप देखेंगे भारत में बहुत खुशहाली थी, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी थी, ऐसे कह सकते हैं। कोई भूखमरी और हंगर से तो नहीं ही मरता था। लेकिन जब ये लोग आए तो ऐसी ऐसी जगह पर भूखमरी आ गई जहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ करता था। सोचिए पहले हम लोग क्या करते थे, केवल एक्सपोर्ट करते थे, मतलब अपने आइटम्स को। कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ से इम्पोर्ट नहीं होती थी, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ नहीं आती थी, हमेशा बाहर भेजी जाती थी। अब क्या है, ज़्यादातर चीज़ें केवल इम्पोर्ट होती है और एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। तो ये सब अंग्रेजों की देन है और किसी की देन नहीं है। नेक्स्ट में कहा गया सिटीज, तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीजेज वर वाइड स्प्रेड। देखिए सिटीज जो थी वही भरी हुई थी, बिल्कुल पॉपुलेटेड थी, और डेडली डिजीजेज मतलब ऐसी डिजीज जो अगर हो जाए, जैसे स्मॉल पॉक्स से हो जाए तो इंसान मर जाता था, ऐसी डिजीज वहां पर स्प्रेड थी। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, कभी भी इस तरीके की डिजीज भारत में नहीं आई है। ठीक है, अंग्रेजों के आने के बाद जैसे फमीन हो गया, ड्रॉट हो गया, आने लग गया, लेकिन उससे पहले नहीं आता था। ठीक है, उससे पहले सब चीजें बिल्कुल सही थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, यहाँ पर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे बहुत ज्यादा। रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटर, जो रिलीजन को नहीं मानते थे उनको क्या कर दिया था परसिक्यूट भी, मतलब मौत की घाट उतार दिया था। तो सोचिए इस तरीके की चीजें थी। ठीक है, दूसरे रिलीजन को ये लोग बहुत ज्यादा नकारते हैं, बहुत ज्यादा उनपे टिप्पणी करते हैं, लेकिन अपना हिस्ट्री भूल जाते हैं शायद। नेक्स्ट में कहा गया 1000 देयरफॉर फ्लेड फ्रॉम फॉर अमेरिका, मतलब यूरोप से कहाँ भाग गए थे, अमेरिका भाग गए थे कुछ बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग इसीलिए भाग गए थे। तो बातें बिल्कुल सही हैं, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट कोई नहीं है, तो आंसर इसका ई ऑप्शन हो जाएगा, और ये आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया अंटिल वेल इनटू द डैश सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो आपको बताना है जो चाइना और इंडिया थे वो कब तक रिचेस्ट कंट्रीज हुआ करते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चाइना और इंडिया की बात अगर देखी जाए तो 18th सेंचुरी तक हम लोग क्या थे, रिचेस्ट थे, मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा अमीर हुआ करते थे। ठीक है, तो चाइना और इंडिया दोनों में, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती थी, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, हम लोग के पास सिल्वर और गोल्ड के बहुत सारे कॉइन्स आते थे, बहुत सारी मतलब करेंसीज आती थी, इसीलिए हम लोग उस समय सबसे ज्यादा रिच हुआ करते थे। ठीक है, दे वर प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, क्योंकि बहुत ज्यादा एशियन ट्रेड होता था, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। 18th सेंचुरी तक ऐसा हुआ है। 18th सेंचुरी क्या होती है, तो ऐसे समझ लीजिए 1799 तक इस तरीके का हुआ है। ठीक है, जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो उसकी बाद से धीरे धीरे करके हर चीज डिक्लाइन हो गई, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, अंग्रेजों का शासन बढ़ने लग गया और भारत में गरीबी आने लग गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लग गया, मतलब यहाँ की वेल्थ इंग्लैंड में भेजे जाने लग गई। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया है सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय। अब देखिए इंडिया डिस्कवर नहीं हुआ है। अब कई लोग सोचते हैं कि वास्को ड गामा, हालांकि इसका आंसर वास्को ड गामा सही है। कई लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया को डिस्कवर किसने किया, तो वास्को ड गामा ने डिस्कवर किया। देखिए वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर नहीं किया है। वास्को ड गामा ने क्या किया है, केवल यूरोप से भारत का रास्ता
खोजा था और कहाँ उतरा था, कैलीकट पे आके उतरा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जमोरिन से मीट किया था इसने। अच्छा, एक बात ये भी आपको याद रखनी है कि ये जो रास्ता खोजा था इसने, पहले क्या होता था, पहले अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन जो थे वो आसानी से मतलब मिडिल ईस्ट के थ्रू भारत में आ जाते थे, ट्रेड करते थे, यहाँ से सामान लेते थे और चले आते थे। लेकिन फिर बाद में ऑटोमन के यहाँ पर लड़ाई होने लग गई, मतलब कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियंस को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, वो यहाँ से नहीं जा सकते थे। तो क्योंकि इनको जो था वो मसाले की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। अब क्योंकि मसाले की ज़रूरत थी तो क्या नया रास्ता खोजना, अब नया रास्ता कहाँ से खोजा गया, मान लीजिए यहाँ पर अफ्रीका था, तो अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है, तो यहाँ पहले उतरा, फिर यहाँ पर उसको एक अब्दुल माजिद नाम का एक गुजराती मिलता है, गुजराती से वो रास्ता पूछता है और रास्ता पूछते पूछते वो कैलीकट पहुंच जाता है। तो इस तरीके से वास्को दा गामा भारत आता है और उसने सी रूट की खोज करी थी। हालांकि सी रूट जो अगर आप देखेंगे पहले से ही था, लेकिन अब कहा जाता है तो कहा जाता है, कहानी हमने आपको फिलहाल बता दी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के थे, और इतने ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10 मतलब सीबीएसई एग्जाम में आपसे पूछाएंगे, इसके अलावा और भी कुछ नहीं पूछाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सब में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स गेन कराने में मदद कर सकते हैं। तो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दी गई है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सबकी तो पीडीएफ पेड रहती है, वो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे जाके मांग सकते हैं और आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।